हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन पे। एंड आज आपके लिए एक नया वीडियो मैं लेकर आई हूँ। इस वीडियो में आपके लिए मैं MEC 205 भारतीय आर्थिक नीति के बारे में बताने वाली हूँ। यानी कि जिन भी स्टूडेंट्स के अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं दिसंबर में, उनके लिए ये वीडियो है। इसमें हम गेस्ट पेपर लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद करने वाला है। तो इस गेस्ट पेपर को देखकर आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करेंगे, इजी में आपको सारी चीज़ें कवर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा। इस क्वेश्चन के आंसर भी आपको दिए गए हैं, जिससे आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आराम से आप इस वीडियो में आप याद भी कर सकते हो। अगर आप नोट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तो आप नोट भी कर सकते हो। बाकी स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों के पास टाइम है, यानी कि आपके पास एग्ज़ाम्स आने में काफ़ी टाइम है, तो आप क्या कर सकते हो, हमसे नोट्स ले सकते हो। नोट्स आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि उसके अंदर अगर हम नोट्स लेते हो तो आपको चैप्टर वाइज हम नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। साथ ही इसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ऐड हो जाता है। अगर आप लोग गेस्ट पेपर से अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाते हो तो आप नोट्स ले सकते हो। उसके लिए क्या करना है, आपको हमारे गिवन नंबर पे कांटेक्ट करना है। और अगर कुछ भी क्वेरी रहती है, लाइक आपको एग्ज़ाम्स का रिलेटेड कुछ भी पूछना है या कुछ भी मटेरियल की ज़रूरत है, तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं। प्रीवियस ईयर अगर आप लेना चाहते हो वो भी आपको इजीली मिल जाएगा। अगर बुक्स लेना चाहते हो आप, बुक्स आपको मिल जाएगी। एग्ज़ाम गाइड भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे हम लोग। या अगर आप गेस्ट पेपर का ही आप परचेज़ करना चाहते हो गेस्ट पेपर को, तो भी आप इजीली गेस्ट पेपर ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट जो मैं आपको क्वेश्चंस दिखा रही हूँ वो आपके सिलेबस में से ही है, यानी कि जो इग्नू का सिलेबस रहेगा उसी में से है। ऐसा नहीं है कहीं से भी हमने क्वेश्चन लिख दिया, नहीं। आप ध्यान से जब आप पढ़ोगे, आपको रीड करोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा आपका सिलेबस का ही है। तो यहाँ अगर स्टूडेंट्स कुछ भी प्रॉब्लम होती है, यानी कि वीडियो में अगर क्वालिटी डाउन रहती है या कुछ दिखाई नहीं दे रहा है या क्लियर नहीं हो रहा सब कुछ, तो आप परचेज़ करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो आप डायरेक्टली जेन्युइन प्राइस में हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। उसके लिए कहीं नहीं जाना है, आपको सिर्फ डायरेक्टली हमारे सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। आप लोग मेरा नाम तो जानते ही, मेरा नाम मुस्कान है। आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 8130208920 पे। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके जो भी आपकी क्वेरी रहेगी वो आप हमें मेंशन कर सकते हो व्हाट्सएप पे, यानी कि सब्जेक्ट कोड भेज सकते हो। नेक्स्ट हमारा है विदेशी पूंजी के स्रोत के रूप में FDI और FPI के बीच में जो भी डिफरेंट रहे हैं उसके बारे में आपको बताना है। जो भारत में वर्तमान के टाइम पर FDI नीति की जो विशेषताएं रही होगी, उस टाइम की जो विशेषताएं थी वो आपको डिस्क्राइब करनी है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें पक्ष में और विपक्ष के बारे में आपको बताना है। और जो भारत में बढ़ती बेरोजगारी और गरीबी तेजी से जो विकास हो रहा है उसके बारे में जो जो उपाय रहे वो आपको अपने ही वर्ड्स में भी आप लिख सकते हो। और बाकी अगर आपने बुक्स में से कहीं से पढ़ा है या फिर यहाँ से आप पढ़ रहे हो तो भी वहाँ से भी सेम लिख सकते हो। बट कोशिश करा करो स्टूडेंट्स, आप लोग जब भी आप अपने एग्ज़ाम्स लिखते हो ना तो अपने वर्ड्स में लिखो। कई बार क्या होता है, जो हम स्कूल में हुआ करते थे तो इसमें बोला जाता था कि अपने ही शब्दों में आंसर दीजिए, यानी उत्तर दीजिए। तो आप भी कोशिश करो कि अपने ही वर्ड्स में आंसर लिखो। बाकी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे प्रोवाइड की गई है इस वीडियो में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें से 2 आपको करने हैं। एक तो सुशासन के बारे में, बफर स्टॉक के बारे में, और भारत में अनौपचारिक क्षेत्र के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, यानी कि जो ये बजट का प्रबंधन अधिनियम चालू हुआ था 2004 में, वो क्यों लागू हुआ था।
ठीक है। और साथ ही इसके अंदर एक और क्वेश्चन आ जाता है, ये अधिनियम केंद्र और राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति को सुधार और समेकन में किस तरह से हद तक सफल रहा है। यानी कि जो इंसान जैसे सरकारों की या फिर जो सरकार के लोग हैं या फिर समाज को जो लोग रहे उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन रही है उसमें कैसे उन्होंने सुधार किया है, कैसे सफल रहा है, वो आपको बताना। किस किस तरीके से उन्होंने नई नई टेक्निक्स का यूज़ किया, क्या क्या टेक्निक्स अब उन्होंने अप्लाई है, वो सारी चीज़ें आप इसमें डिस्क्राइब कर सकते हो। सबसे पहले जो रहेगा, ये अधिनियम 2004 में लागू हुआ था। इस लागू होने का क्या रीज़न रहा होगा वो आपको इसमें बताना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कृषि क्षेत्र में धीमी वृद्धि के मुख्य कारण क्या है। यानी कि जो कृषि क्षेत्र था उसमें जो धीरे धीरे करके डेवलप हो रहा था उसके क्या कारण रहे होंगे, और वर्षों में विकास दर की तेज़ी से लाने और किसान की आय बढ़ाने की सरकार द्वारा की गई प्रमुख नीतिगत पहलों को सामने लाए। यानी कि जो कृषि क्षेत्र था उसमें जो धीरे धीरे करके जो डेवलप हुआ, जो उन्होंने इस डेवलप करने के जो टेक्निक्स को अपनाया है, जो नीति अपनाई है, वो सारी चीज़ें आप इसमें बता सकते हो। और कैसे उन्होंने किसानों की जो आय रही होगी, यानी कि जो उन्हें पूंजी मिल रही थी काम करने की, वो कैसे उन्होंने इंक्रीज़ किया, वो सारी चीज़ें इसमें आपको डिस्क्राइब करनी है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि कृषि को जो काम करते थे तो उन्हें ज़्यादा पेमेंट नहीं मिलता था, पे आउट नहीं होता था। पर धीरे धीरे करके जब डेवलप हुआ तो बहुत सारी चीज़ें नीति अपनाने लग गए और नए नए सरकार ने योजनाएं बनाई और धीरे धीरे करके डेवलप हुआ और लोगों को अच्छी पे आउट होने लग गया। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी है। जैसे कि इसमें साल भी लिखा हुआ है कि इसी कृषि के चलते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चली, जो कि 2016 में ये इसकी शुरुआत हुई। तो इसमें कई सारे जो खेती बाड़ी वाले लोग थे उनको कई सारे नुकसान भी हुआ, कुछ फ़ायदे भी हुए। तो सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी है। जो उस टाइम पर जो टाइम पीरियड रहा होगा कृषि का, उसमें जो कृषि के ऊपर जो योजनाएं चलाई गई वो सारी चीज़ें मेंशन करनी। जैसे नेक्स्ट है हमारा पीएम किसान वाला है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो कि 2019 में पीएम किसान योजना चालू की गई थी। ठीक है, जिसमें किसानों को सालाना 6,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। मतलब सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी है। आपको सारी नीति इसमें दी गई है, तो सारी नीति को आप थोड़ा बहुत भी याद भी करोगे ना, तब भी आप इजीली लिख लोगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भुगतान संतुलन के चालू खाते और पूंजी खाते के बीच में डिफरेंस बताना है। यानी कि जो भुगतान है, अगर पेमेंट का पे आउट होता था कृषि को या किसी को भी, जो भी काम करने वाले लोग थे मजदूर, उनका जो अकाउंट रहता था बैंक अकाउंट, वो कौन सा था, मतलब पूंजी खाते का था या संतुलन चालू खाते का था। तो यहाँ पे आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा रहेगा 1991 में अब तक जो रुझाने और भारत के भुगतान संतुलन की चुनौतियाँ और लेखा जोखा दीजिए। यानी कि 1991 में जो भुगतान करने का जो प्रोसेस रहा होगा वो आपको इसमें बताना है। जैसे BOP भुगतान संतुलन बताना है आपको, पूंजी खाता किसके, सारी चीज़ें आपको इसमें दी गई है। तो आप एक बार पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब 1991 के बाद उदारीकरण आया, यानी कि चालू खाता ठीक है, CAD। 1991 के बाद भारत में आयात में वृद्धि हुई। ठीक है, तेल, सोने, मशीनरीकरण में काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ, और तो इसके लिए उसी टाइम पे चालू खाता का मतलब यूज़ होने लग गया। जब तेल का इधर से उधर माल एक्सपोर्ट होने लग गया तो लोगों ने सबसे ज़्यादा चालू खाते को लॉगिन किया और चालू खाता चालू किया। उसी से जो भी इनका ट्रांजैक्शन रहता था वो चालू खाते से रहता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में गरीबी के आय और गैर आय के संकेतक क्या हैं। इसमें बताना है आपको समावेशी विकास की नीति और भारत में गरीबी की समस्या को कैसे हल कर सकते हैं। यानी कि पहले के टाइम बहुत ज़्यादा गरीबी रहती थी, तो सरकार ने बहुत सारी नीतियाँ अपनाई। ठीक है, जिससे थोड़ा करके धीरे करके डेवलप हुआ। आज भी कुछ ऐसा नहीं है, आज के टाइम पे भी बहुत सी गरीबी है, बट ये है कि पहले के मुताबिक अब थोड़ा ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इसमें बतानी है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में बुनियादी ढांचे के विकास में आने वाले प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करना है। सार्वजनिक निजी भागीदारी इन चुनौतियों का किस हद तक समाधान कर सकती है? भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए उपायों का वर्णन करें। यानी कि भारत में जो सरकार रही है, उन्होंने विदेशी निवेश के लिए जो प्रोत्साहित कार्यक्रम चलाए हैं वो उसके बारे में आपको बताना है। जैसे अभी एक क्वेश्चन था FDI का, ठीक है, तो इसमें ये चीज़ आप दोबारा मेंशन कर सकते हो। बीमा क्षेत्र चालू किया था, FDI अनुकूलन वातावरण का निर्माण हुआ, कर सुधार और प्रोत्साहन चालू हुआ, ठीक है, और साथ में वो भी लिखिए कि ये जो लागू हुआ है वो कब कब हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा शब्द से आप क्या समझते हैं? यानी कि क्या अभिप्राय है या क्या है, कुछ भी घुमा के पूछा जा सकता है, ठीक है। भारत में सामाजिक सुरक्षा के प्रचारात्मक उपायों की आलोचना करनी है। यानी कि जो समाज में सुरक्षा रही है, पहले के टाइम पर इतनी सुरक्षा नहीं रहती थी, बट अब के टाइम पर बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। उसमें मतलब जितने भी बेरोजगार लोग थे, जो लोगों को बीमारियां होती थी, उसमें अब थोड़ा सा ये होने लगे। जैसे मतलब ये भी कह सकते हैं हम लोग कि आजकल के कई सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो मतलब अगर हमारे पास कुछ एक राशन कार्ड टाइप का हमारे पास होता है तो हमारा फ्री में इलाज हो जाता है। तो आज के टाइम पे हमारी सुरक्षा के लिए समाज ने बहुत सारे नीति अपनाई है। तो ये चीज़ें आप ऐसे मेंशन कर सकते हो, एक बार पढ़ोगे आप तो और ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इसी का पॉइंट है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन, ठीक है, ये पेंशन योजना है, 2019 में चालू हुई थी, उनके लिए थी ये। इसका जो मेन उद्देश्य रहा होगा, जो 60 वर्ष या उससे कम के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग होंगे, उन श्रमिकों को 3000 मासिक पेंशन दी जाएगी, ठीक है। तो मतलब हमारी सुरक्षा के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई गई हैं। तो अभी मैंने एक हॉस्पिटल का आपको एग्जांपल दिया था, आपने भी देखा हो कई सारे हॉस्पिटल ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे हैं, अगर हमारे पास राशन कार्ड होता है तो आप फ्री में मतलब इलाज करवा सकते हो। मतलब उनके लिए है, जैसे EWS के लोग होते हैं उनके लिए ये योजनाएं चलाई गई है, जो कि सरकार के द्वारा चलाई गई है। एक थे अटल पेंशन योजना, आपने उसका नाम भी सुना होगा। ये सारी योजनाएं आपको इसमें मेंशन करनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में सेवा क्षेत्र की वृद्धि में तेज़ी से क्या कारण रहा है? यानी कि भारत में जो सेवा का जो क्षेत्र रहा है वो कैसे अचानक से इतना डेवलप हो गया। सेवा क्षेत्र की वृद्धि GST के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव बताइए। यानी कि आपको भी पता होगा हर चीज़ में आज के टाइम में GST लगती है, तो उसके जो पॉजिटिव थिंक रहे हैं या नेगेटिव थिंक्स रहे हैं वो आपको इसमें बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाजार विफलता क्या है? राज्य हस्तक्षेप बाजार विफलता के कारण होने वाली समस्याओं को कैसे निपटाया हो सकता है, वो आपको इसमें बताना है। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में अनौपचारिक क्षेत्र के विकास के पीछे मुख्य क्या कारण रहे हैं? इसके सामने आने वाली जो भी समस्याएं रही है, जो चुनौतियां रही हैं, और इसके सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बतानी है। एक बार आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। पॉइंट में दिया गया है तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि भाई समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है। एक बार ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी इसलिए मैं जल्दी आपको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स अगर कुछ कन्फ्यूज़न रहता है तो आप डायरेक्टली नोट्स ले सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, भारत के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में विदेशी पूंजी के विभिन्न रूपों की भूमिका का विश्लेषण करें।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए जो भी कदम रहे हैं, जो उपाय रहे, वो आपको इसमें बताने हैं। भारतीय औद्योगिक क्षेत्र के सामने आने वाले प्रमुख या महत्वपूर्ण मुद्दों का विवरण दें। इन चुनौतियों को निपटने के लिए नई औद्योगिक नीति का दृष्टिकोण पर चर्चा कीजिए। क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं कि हरित क्रांति ने अपनी धारा को खो दी है और भारत को एक और हरित क्रांति, सदाबहार क्रांति की आवश्यकता है? तो ये थे हमारा कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सिलेबस से बनाए गए हैं। आई होप सो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड मैं मुस्कान आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।